शिव की आवाज कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजते ही सब लोग इधर उधर देखने लगे। शक्ति ने भी अपने आसपास देखा, पर तभी वही आवाज फिर से गूंजी। इस कुर्सी पर बैठने का हक सिर्फ उसका है शक्ति, जो इस कुर्सी का असली हकदार है, और वो तुम नहीं हो, शिव कपूर है। इस बार उसकी आवाज सुनते ही शक्ति के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया। वो घबराकर अपने चारों ओर देखने लगा। अधिराज भी उठकर खड़े हुए और चारों ओर देखने लगे। शिव, तुलसी भी उसका नाम लेकर उठ खड़ी हुई। तभी शक्ति गुस्से में चीखा, किसने की है ये बेहुदा हरकत? कौन है? सामने आओ। शिव मर चुका है, इसलिए उसके नाम का इस्तेमाल करके मुझे इस कुर्सी पर बैठने से रोकने की जुर्रत भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। शिव ऐसा कोई काम नहीं करता है शक्ति, जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। एक बार फिर शिव की आवाज कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज उठी। वहां मौजूद सारे सदस्य उसकी आवाज सुनकर आपस में बातें करने लगे। पर तुलसी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। लेकिन ओमी अभी भी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, क्योंकि उसे ये सब शक्ति का कोई नया खेल लग रहा था। तभी शक्ति गुस्से में फिर से चीखा, तुम जो कोई भी हो, मत खेलो मेरे साथ ही खेल, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि शिव मर चुका है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की ऊंची आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। इस बार ओमी भी अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और मन ही मन बोला, इस श्लोक को बोलते वक्त इतनी धमक तो सिर्फ मेरे शिव भैया की आवाज में ही हो सकती है। उसने वहां लगे स्पीकर की ओर देखा और फिर रूम से बाहर जाने लगा। पर तभी तुलसी शिव की आवाज सुनकर हड़बड़ा गई और दरवाजे की ओर भागते हुए चीखी, शिव। पर तभी अचानक वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। ओमी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, पर उसके पहले ही शिव ने आकर उन्हें पकड़ लिया। ओमी के कदम रुक गए। शिव को देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें खुली की खुली रह गई। तुलसी ने भी नजरें उठाकर शिव की ओर देखा, तो उसने अपनी आंखों पर लगा चश्मा उतार दिया। उसे देखते ही तुलसी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उन्होंने अपने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ, ये देखने के लिए कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही है। तभी शिव ने अपने गाल पर रखी उनकी हथेली को पकड़कर चूमा और बोला, मैं ही हूँ दादी, आपका शिव। उसकी आवाज सुनते ही तुलसी फूट फूट कर रोने लगी। शिव की आंखें भी भर आई। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने सीने से लगा लिया, पर अधिराज शिव को देखकर खुद को संभाल नहीं सके और उन्होंने उसी कुर्सी का सहारा ले लिया जिस पर वो बैठे हुए थे। पर ओमी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। शिव को जिंदा देखकर नेहा भी हल्की बक्की रह गई। उसने तुरंत शक्ति की ओर देखा, जिसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिव ने अपनी दादी के आंसू पोंछे और बोला, दादी अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका शिव लौट आया है और अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। इतना कहकर उसने ओमी की ओर देखा और भावुक होकर उसे अपने पास आने का इशारा किया। ओमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता शिव की ओर बढ़ने लगा। उसे शिव की ओर बढ़ता देख अधिराज की भी आंखें झलक आई। वो जैसे ही शिव के करीब आया तो शिव ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ। उसके छूते ही ओमी उससे लिपट कर रोने लगा। शिव ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये सब देखकर नकुल की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट दोनों आ गई। शिव को जिंदा देखकर एक पल के लिए शक्ति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, पर फिर उसे बीती बातें याद आने लगी और उसकी मुस्कुराहट शिव के लिए फिर से नफरत में बदल गई। कौन हो तुम? तभी उसने गुस्से में पूछा। उसकी आवाज सुनकर शिव ने तुरंत उसकी ओर देखा और बोला, वही हूँ शक्ति जो नजर आ रहा हूँ। शिव कपूर, तुम्हारी तरह चेहरे पर कई मुखौटे नहीं लगा रखे हैं मैंने। शक्ति उसके पास आया। शिव को मैंने अपनी आंखों से भेड़ आघात की उफनती नदी में गिरते देखा था और आज तक जितने भी लोग वहां से गिरे हैं कोई नहीं बच सका, तो शिव कैसे बच सकता है? शिव ने ओमी की ओर देखा और अपनी दादी को संभालने का इशारा किया। ओमी ने शक्ति को घूरते हुए अपनी दादी को पकड़ा और चेयर पर बैठाते हुए बोला, बैठिए दादी। नकुल ने तुरंत टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर ओमी को दिया तो वो अपनी दादी को पानी पिलाने लगा। शिव शक्ति को घूरते हुए उसके सामने आकर खड़ा हुआ। महाकाल का भक्त हूँ मैं शक्ति, और महाकाल तो अपने भक्त को काल के मुंह से भी खींच लाते हैं, तो फिर मैं तो सिर्फ एक नदी में गिरा था। मुझे वहां से बाहर निकालने के लिए तो बाबा का सिर्फ पल के झपकाना ही काफी था। मेरे घर वालों की आंखों पर तो हमेशा से शिव के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, पर मेरी आंखें 24 घंटे खुली रहती है। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम शिव हो? शक्ति का ये सवाल सुनकर शिव मुस्कुरा दिया और एमडी की कुर्सी को छूते हुए बोला, तुम मुझे शिव मानो या ना मानो शक्ति,
वैसे तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि अब बात मेरी कुर्सी पर आन पड़ी है तो मुझे अपनी पहचान तो साबित करनी ही पड़ेगी। पर सवाल ये उठता है कि मैं अपनी पहचान का प्रूफ तुम्हें क्यों दूं? शक्ति उसे गुस्से में घूरने लगा। शिव अपने पापा के पास आया और उन्हें बहुत प्यार से देखने लगा। उसे देखते ही अधीराज उठकर खड़े हो गए। शिव ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। शिव ने खुद को संभाला और शक्ति की ओर देखकर बोला, अगर तुम्हें मेरी पहचान का सबूत इसलिए चाहिए क्योंकि तुम कपूर हो, तो मेरे पूरे परिवार ने तो ये मान लिया है कि मैं उनका शिव ही हूँ, तो मुझे तुम्हें कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है शक्ति। इतना कहकर वो अपने चाचाजी के पास आया और उसने उनके भी पैर छुए। उन्होंने भी उसे अपने गले लगा लिया। तभी शिव फिर से बोला, पर अगर तुम्हें मेरे शिव होने से सिर्फ इसलिए एतराज है क्योंकि शिव के वजूद के इस दुनिया में होने से तुम्हारा कपूर ग्रुप और कंपनी का एमडी बनने का सपना टूटकर बिखर सकता है, तो मैं तुम्हें बता दूं, उसके लिए मुझे अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है इस कंपनी का मेजर स्टेक शेयर होल्डर होने की, और वो मैं हूँ। शक्ति उसके पास आया और अपनी छाती आगे करके अकड़ के साथ बोला, बोर्ड इस कंपनी का एमडी चुन चुका है, तो अब बोर्ड के फैसले को बदला नहीं जा सकता। शिव के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई और वो एमडी की खाली कुर्सी की ओर बढ़ा। उसने पहले उस कुर्सी को छुआ और फिर उस पर बैठ गया। शक्ति उसे उस कुर्सी पर बैठा देखकर आग बबूला हो उठा। वो गुस्से में उसके पास आया और बोला, ओह, तो अरुण अंकल ने अपने शेयर्स तुम्हें दे दिए हैं। शिव के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई, पर उसके घरवाले अरुण की ओर देखने लगे, जो अभी भी अपनी कुर्सी पर ही बैठे हुए थे। तभी शिव बोला, सही समझा तुमने शक्ति, अंकल ने अपने शेयर्स मेरे नाम पर कर दिए हैं और इस वक्त मेरे पास इस कंपनी के 53% शेयर्स है, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये कुर्सी अब मेरी है। पर तुमने तो अपने शेयर्स रति के नाम पर किए हुए थे और वो तो मर चुकी है, शक्ति ने पूछा। रति का नाम उसकी जुबान से सुनते ही शिव ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और फिर अपनी कुर्सी से उठकर बोला, आज इस पल के बाद दोबारा मेरी पत्नी का नाम अपनी गंदी जुबान से लेना भी मत शक्ति, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि हम दोनों की नसों में एक ही खून बहता है। शक्ति के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। अब बाकी लोगों की तरह मुझे भी इस बात का यकीन हो गया है कि तुम ही शिव हो, क्योंकि मेरी जुबान पर रति का नाम आने पर सिर्फ तुम ही ऐसे रिएक्ट कर सकते हो। वाओ, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें मेरे शिव होने का सबूत चाहिए था और अब रति का जिक्र होते ही तुम्हें ये यकीन हो गया कि मैं ही शिव हूँ। खैर, हमारी ये तकरार तो अभी शुरू ही हुई है शक्ति, अभी तो इसे बहुत लंबा जाना है। अब अगर तुम मेरे रास्ते से हटो तो मैं बोर्ड से थोड़ी बातचीत कर लूं, वो क्या है ना, तुम्हारा एमडी बनने का सपना एक बार फिर शिव ने चकनाचूर कर दिया है ना। शक्ति ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली, पर वो शिव के सामने से हटा नहीं। शिव उसकी आंखों में देखते हुए उठकर खड़ा हुआ और उसने शक्ति की बांह पकड़कर उसे अपने सामने से हटा दिया। उसने उसकी कुर्सी के सामने रखी वो फाइल उठाई जो अरुण के वकील ने उसे दी थी और फिर उसे नकुल की ओर बढ़ाकर बोला, वैसे तो शिव कपूर को इस कुर्सी की दावेदारी सबके सामने पेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो शिव कपूर है, यही बहुत है, पर मैं अपने सोकोर भाई को सवाल उठाने का कोई मौका नहीं देना चाहता, इसलिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया हूँ। ये पेपर्स तो नकुल देख ही चुका है, जिसमें अरुण अंकल ने अपने हिस्से के शेयर्स मेरे नाम पर कर दिए हैं। इतना कहकर उसने गौरी को आवाज लगाई, गौरी। उसकी आवाज सुनते ही गौरी उसके वकील के साथ वहां आ गई और आते ही उसने कुछ फाइल्स शिव की ओर बढ़ा दी। शिव ने फाइल्स लेकर टेबल पर रखी और एक फाइल नकुल की ओर बढ़ाकर बोला, ये मेरे शिव कपूर होने का सबूत है नकुल, इसमें डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट और मेरी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए पुलिस का दिया इस्तेहार भी है, जिसे शायद मेरे परिवार के किसी सदस्य ने नहीं देखा। अगर देख लिया होता तो बहुत पहले मुझ तक पहुंच जाते। नकुल सारे पेपर्स देखने लगा। तभी शिव ने अपने वकील को इशारा किया तो उन्होंने भी एक फाइल नकुल की ओर बढ़ा दी और बोले, शिव सर ने अपने शेयर्स रति मैम के नाम पर किए जरूर थे, पर उसमें कुछ कंडीशन भी मेंशन करवाई थी और कंडीशन ये थी कि अगर रति मैम को कुछ हो जाए या फिर वो कहीं लापता हो जाए और 30 दिन तक उनका कोई पता ना चले तो सारे शेयर्स खुद ब खुद शिव सर के नाम हो जाएंगे। और सेम यही कंडीशन उन्होंने अपने लिए भी लिखवाई थी और ये वही पेपर्स है। इसके अलावा शिव सर के पास अपनी दादी के दिए 3% शेयर्स भी है, जिसके पेपर्स आपको शक्ति सर खुद दिखा चुके हैं।
तभी शिव बोला, तो इस हिसाब से मेरे पास इस कंपनी के 53% शेयर्स है और मेजर स्टेक शेयर होल्डर होने के नाते इस कुर्सी पर बैठने का हक सिर्फ मेरा है। अगर अभी भी मेरे इस कुर्सी पर बैठने से किसी को कोई एतराज हो तो वो मुझे अभी और इसी वक्त बता दे, क्योंकि एज एमडी अगर मैं इस कुर्सी पर बैठ गया तो दुनिया की कोई ताकत मुझे उस कुर्सी से हटा नहीं सकेगी। तभी नकुल मुस्कुराते हुए बोला, अब तो किसी के ऐतराज करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती सर, पर फिर भी अगर शक्ति साहब कुछ कहना चाहे तो बेशक कह सकते हैं। उसके इतना कहते ही शिव ने शक्ति की ओर देखा पर कुछ बोला नहीं, बस उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगा, पर शक्ति ने एक शब्द नहीं कहा। उसकी खामोशी शिव के मुस्कुराने की वजह बन गई और वो बोर्ड के मेंबर्स की ओर देखकर बोला, शक्ति साहब की खामोशी ही इस वक्त उनकी जुबां है, जो बस यही कह रही है कि शिव मेरे भाई, मुझे तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर बनने से कोई ऐतराज नहीं है ना शक्ति? शक्ति ने मुंह फेर लिया, पर नकुल मुस्कुराते हुए शिव से बोला, सर आइए, आपकी कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, प्लीज आइए और बैठिए आपकी कुर्सी पर। आपके बैठते ही इस कंपनी के नसीब बदल जाएंगे और गर्दिश में डूब चुके हमारे सितारे फिर से आसमान में चमकने लगेंगे। आइए सर। शिव ने मुस्कुराते हुए अपनी दादी की ओर देखा और उनके पास आया। उसने झुककर उनके पैर छुए और बोला, दादी आज फिर आपका शिव अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा है और उसे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आशीर्वाद दीजिए मुझे। जीते रहिए बेटा, भगवान आपको लंबी उम्र दे और खूब कामयाब करें। एक बार फिर आपका नाम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सूरज की तरह चमके। तुलसी उसके सिर पर हाथ रखकर बोली। शिव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई तो तुलसी ने बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा और बोली, चाहे बेटा, बैठिए आपकी कुर्सी पर। शिव ने अपने पापा की ओर देखा तो उन्होंने भी उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शिव शक्ति की ओर देखते हुए कुर्सी की ओर बढ़ने लगा। शक्ति ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। उसे काटे खून नहीं निकल रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। शिव अपनी कुर्सी के पास आया और एक बार फिर उसने उस कुर्सी को बहुत प्यार से छुआ और उस पर बैठ गया। उसकी कुर्सी पर बैठते ही मंदिर की आरती में शामिल रति को एक अजीब सा एहसास हुआ और उसके पूरे बदन में जैसे सरसराहट होने लगी। उसने तुरंत अपने चारों ओर देखा, पर उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे उसे इस अद्भुत एहसास की वजह समझ आती। उसने शिवलिंग की ओर देखा और मन ही मन बोली, थे भोलेनाथ, शिव के वजूद के आज भी होने का एहसास आज इतना प्रबल क्यों हो गया है? क्या ये इस बात का संकेत है कि मेरे शिव सही सलामत अपने घर लौट आए हैं? इधर शिव के अपनी चेयर पर बैठते ही सब लोग तालियां बजाने लगे, पर शक्ति गुस्से में भन-भनाता हुआ वहां से चला गया। अधिराज की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और गौरी भी बहुत खुश हुई, पर ओमी अभी भी एकटक शिव को ही देख रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिव जिंदा है और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा है। शिव ने अरुण की ओर देखा तो वो मुस्कुरा दिए। उनका चेहरा देखकर शिव मन ही मन बोला, पता नहीं क्यों, पर आज एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा अंकल, जैसे मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किल आज तक आई है उनके पीछे कहीं ना कहीं आप है। आज आपने मुझे मेरी जिंदगी का एक और मकसद दे दिया है। आपका असली चेहरा देखने का मकसद, आपके इंसानी चेहरे के पीछे छिपे एक शातिर भेड़िए का चेहरा सबके सामने लाने का मकसद। आज इस पल के बाद मेरी नजरें सिर्फ आप पर होगी अंकल, सिर्फ आप पर होगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।